नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश ओडिशा में सामान्य स्थिति बहाल करने का काम जारी। छत्तीसगढ़ झारखंड में बारिश। प्रधानमंत्री आज लेंगे विशाखापट्टनम में हालात का जायजा। सीमा पर पाकिस्तान ने फिर की फायरिंग। पुंछ में 10 चौकियों पर दागे मोर्टार। गृहमंत्री का जवानों को माकूल जवाब देने का निर्देश। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एनसीपी प्रत्याशी छगन भुजबल का समर्थन करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को पार्टी ने निकाला। गैर मराठियों के खिलाफ बयान पर राज ठाकरे को चुनाव आयोग का नोटिस। और फ्रांस के अर्थशास्त्री जॉन रोल को अर्थशास्त्र का नोबेल। बाजार विश्लेषण और बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण को लेकर शोध पर सम्मान। तूफान हुदहुद के गुजरने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में राहत एजेंसियां बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। सड़क और संचार संपर्क बहाल करने पर सबसे ज्यादा ध्यान है। दोनों राज्यों में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशाखापट्टनम का दौरा करके हालात का जायजा लेंगे। उधर छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चक्रवाती तूफान हुदहुद से तबाह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। तूफान की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान पीड़ितों को राहत पहुंचा रहे हैं। राज्य में 7 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 5 लाख लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी जिले समेत 1 दर्जन जिलों में बुनियादी सेवाएं तहस नहस हो गई हैं। राहत एजेंसियों का ध्यान जरूरी सेवाओं को दुरुस्त करने पर है। In the post-cyclone phase, we are concentrating more on clearance of the road communication. Especially, you might have seen that a number of trees have been uprooted, mangled, as well as electric pole and telephone poles have been fallen. So we are restoring the road communication. That is our number one priority. उधर ओडिशा के गजपति, कोरापुट, मलकानगिरी और रायगढ़ जिले पर तूफान का सबसे बुरा असर पड़ा। राज्य में करीब 80,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हुदहुद के कमजोर पड़ने के बाद कल शाम से लोग घरों को लौटने लगे। राज्य में करीब 2.5 लाख लोगों को तूफान से पहले राहत शिविरों में पहुंचाया गया था। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। Extensive house damage has been reported from certain southern districts. Energy infrastructure is badly affected in Koraput, Raigada, Navrangpur and Malkangiri districts. Restoration work is going on a war footing basis. उधर छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ने के साथ ही तूफान कमजोर पड़ गया। तूफान के असर से राज्य में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाएं चलने से भी लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य में रविवार से 24 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सबसे अधिक बारिश बस्तर इलाके में हो रही है। उधर झारखंड के कई इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे 300 घर क्षतिग्रस्त हो गए और कई जख्मी हो गए। राज्य में आज और बारिश की उम्मीद है। और हवा तो जो आया ना, पूरा कड़कड़ा के एकदम पूरा आवाज किया, तो हम तो बोले सबको बाहर निकलने के लिए। सब बाहर जब निकलते तो इधर पूरा उजाड़ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बुनियादी सुविधाओं के बर्बादी की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने राहत के कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने आंध्र और ओडिशा को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तानी कोशिशों को सिरे से नकार दिया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने खुद सीमा पार गोलीबारी की शुरुआत की और भारत तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ में सोमवार को 2 बार सीज फायर तोड़ा और मोर्टार दागे, तो भारतीय जवानों ने भी जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोमवार को भी गोलीबारी जारी रही। पाक सैनिकों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की, जिसमें एक महिला घायल हो गई।
दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के राजदूतों को सुरक्षा हालात पर अपना पक्ष रखा। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से मुलाकात की और पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब देने को कहा। चलाई गोली उन लोगों ने या हमारे लोगों ने उसका जवाब दिया, तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाओं के बाद आतंकवादियों के घुसपैठ की आशंका जताई गई थी। इसी के मद्देनजर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सोमवार की सुबह उत्तरी कश्मीर के हंडवाड़ा इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली, जिसके बाद सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। बढ़ते तनाव के बीच पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरएसपुरा सेक्टर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार एसपीओ को हर संभव सहायता देने की कोशिश कर रही है और उनका वेतन भी बढ़ाकर 6,000 किया जा रहा है। एसपीओज की तनख्वाह बढ़ा करके 6,000 करने का निर्णय हो चुका है। फाइल तैयार होकर के वित्त मंत्रालय में अप्रूवल के लिए गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सेना के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उधर एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर महीने की शुरुआत से शुरू हुई गोलीबारी की वजह से पीड़ित इलाकों से हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। बीते 12-13 दिनों में पाकिस्तान की फायरिंग में 8 लोग मारे गए हैं, जबकि 90 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कनाडा के साथ बेहतर सहयोग की वकालत की है। कनाडा के विदेश मंत्री जॉन बेयर और विदेश व्यापार मंत्री एड फास्ट ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, ढांचागत परियोजनाओं और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर बात की। बेयर ने प्रधानमंत्री को बताया कि कनाडा भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। कनाडा ने दोनों देशों के बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी और द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण समझौता जल्द पूरा करने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच आज दूसरे दौर की रणनीतिक वार्ता भी होगी। इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हिस्सा लेंगी। संसद और विधानसभाओं को लेकर जनता की घटती विश्वसनीयता पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने चिंता जाहिर की है। इस घटते भरोसे के लिए उन्होंने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और धन बल के अलावा कार्यवाही में बाधा को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आगाह किया कि ऐसे माहौल को बदलने का वक्त आ गया है ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनी रहे। गोवा में 2 दिनों के अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन के दौरान वेंकैया नायडू ने यह चिंता जाहिर की। बाजार नियामक सेबी ने रियल एस्टेट की कंपनी डीएलएफ को निवेशकों से जानबूझकर जानकारी छिपाने का दोषी पाया है। इस वजह से सेबी ने डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर 3 साल के लिए रोक लगा दी है। इनमें कंपनी के चेयरमैन केपी सिंह, वाइस चेयरमैन और केपी सिंह के बेटे राजीव सिंह, साथ ही बेटी पिया सिंह भी शामिल हैं। सेबी ने आदेश में कहा है कि डीएलएफ और उसके आला अधिकारियों ने शेयर बाजार के कई नियमों का उल्लंघन किया है। डीएलएफ का आईपीओ 2007 में आया था, जिसके जरिए कंपनी ने 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जुटाई थी। कंपनी पर इस आईपीओ में ही जानकारी छिपाने की शिकायत की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने अप्रैल 2010 में इस मामले की जांच शुरू की थी। एयरसेल मैक्सिस सौदे में सीबीआई के आरोप पत्र पर अदालत 29 अक्टूबर को फैसला करेगी। 2G मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में सीबीआई ने बताया कि पहली नजर में दयानिधि मारन समेत सभी 8 आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है। सीबीआई का मानना है कि 2006 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन ने मलेशियाई कंपनी मैक्सिस को लाभ पहुंचाने के मकसद से काम किया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से आरोप पत्र पर संज्ञान लेने की अपील की। सीबीआई ने दलील दी कि इस मामले की जांच बाहरी देशों से भी जुड़ी है और सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने 29 अगस्त को दयानिधि, कलानिधि और 6 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 4 कंपनियां भी शामिल थीं। इनमें सन डायरेक्ट टीवी, मैक्सिस कम्युनिकेशन बरहद, एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क पीएलसी और साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग लिमिटेड शामिल है। सीबीआई के मुताबिक दयानिधि ने चेन्नई के टेलीकॉम प्रमोटर सी शिवशंकरन पर दबाव डाला था। इसके बाद शिवशंकरन ने एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी मलेशियाई कंपनी मैक्सिस समूह को बेच दी। जैसे ही मैक्सिस समूह ने शिवशंकरन की कंपनियों को खरीद लिया, दयानिधि मारन ने सभी लंबित मामले निपटा दिए।
दयानिधि ने दिसंबर 2006 में एयरसेल को अधिग्रहित करके 6 महीने के भीतर मैक्सिस को लाइसेंस दे दिया। 72 पेज के आरोप पत्र में सीबीआई ने उन 151 गवाहों और 655 दस्तावेजों का जिक्र किया है जिन पर एजेंसी जांच के दौरान निर्भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड को हुए कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, 2 सरकारी कर्मचारी, कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड और इसके अधिकारियों को आरोपी के तौर पर 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। अदालत ने सभी आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का भी निर्देश दिया है। क्लोजर रिपोर्ट सौंपते हुए सीबीआई ने कहा कि मामला चलाने के लिए कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार यानी कल वोट डाले जाएंगे और इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इससे पहले सोमवार शाम चुनाव प्रचार थम गया और अब घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार जनसंपर्क के जरिए लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए करीब 2 लाख से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इनमें 390 कंपनियां सीआरपीएफ, स्टेट रिजर्व फोर्स और दूसरे राज्यों की रिजर्व फोर्सेस की हैं। इन्हें राज्य के 30,000 होमगार्ड कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। राज्यों में नक्सलियों के असर वाले जिलों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कानून व्यवस्था के लिए विशेष पुलिस महानिरीक्षक देवेंद्र भारती ने बताया कि गढ़चिरौली में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। दूसरी तरफ मुंबई में करीब 40,000 जवानों की तैनाती होगी। शहर के 38 संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष नजर रहेगी। और इससे पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार मैदान में उतरे। महाराष्ट्र के सियासी समर में प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने पालघर, रत्नागिरी और कनकवली में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के लिए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कराड़ में रैली की। उन्होंने जनता को राज्य सरकार के 15 साल के कामकाज को याद दिलाया। कांग्रेस के लिए क्षेत्रीय नेताओं के साथ पार्टी के बड़े नेताओं ने भी प्रचार किया। शिवसेना के लिए प्रचार की बागडोर संभाल रहे पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जगह जगह मतदाताओं से मुखातिब हुए। उद्धव ठाकरे ने धुले, नंदुरबार और मुक्ताई नगर में रैलियां की। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी मुंबई में जनसभाएं की। एनसीपी के लिए पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने जुन्नूर, श्रीगोंदा, दौंड और सासवड़ में रैलियां की। तो वहीं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी पुणे, वडगांव, शेरी और खड़कवासला में जनसभाओं को संबोधित किया। महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर चल रही रस्साकसी के चलते इस बार सभी पार्टियों को प्रचार के लिए कम ही दिन मिल पाए। ऐसे में सभी पार्टियों ने प्रचार के आखिरी दिन पूरा जोर लगाया। राज्य में 15 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। येवला विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार निवृत्ति लहारे ने एनसीपी उम्मीदवार छगन भुजबल के समर्थन में मैदान से हटने का ऐलान किया है। हालांकि उनका नाम ईवीएम में रहेगा क्योंकि नाम वापस लेने की सीमा पहले ही खत्म हो गई है। लहारे ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि मतदाताओं से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने चुनाव से हटने का फैसला किया। इस बीच कांग्रेस ने लहारे को पार्टी से बाहर कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को गैर मराठी लोगों के खिलाफ टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किया है। राज ठाकरे ने 5 अक्टूबर को घाटकोपर की एक रैली में विवादास्पद टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग ने राज ठाकरे को इसका जवाब देने के लिए 15 अक्टूबर की सुबह तक का वक्त दिया है। दरअसल राज ठाकरे लगातार अपनी रैलियों में मराठी मूल का मुद्दा उठाते रहे हैं।
कांग्रेस ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कई मराठी चैनलों में दिखाए जाने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस ने इसे पेड न्यूज करार दिया है। उसका कहना है कि आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के भाषणों का पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि बीजेपी ने इसे विज्ञापन बताया है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को रविवार को कई मराठी चैनलों ने ज्यों का त्यों प्रसारण किया। इस भाषण में उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था। उनके इस आधे घंटे के भाषण को सोमवार को भी विभिन्न मराठी चैनलों ने दिखाया। कांग्रेस ने इसे पेड न्यूज करार देते हुए आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और चुनाव आयोग में शिकायत की है। I'm surprised that the Election Commission has become completely silent. In fact, it's almost acting like it's a pocket borough of the Bharatiya Janata Party and the Prime Minister. I think in the last 3 months, the Election Commission has totally catapulted against government pressure, and it's become more of a unit of a party rather than an independent unit of the government. हालांकि बीजेपी इसे विज्ञापन बता रही है। पार्टी का तर्क है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ कार्यक्रम निजी था, इसलिए अपने स्टार प्रचारक के भाषण के इस्तेमाल का उसे पूरा हक है। बीजेपी का कहना है कि इस गैर सरकारी कार्यक्रम का फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने आयोजन किया था। चुनाव के नियमों के तहत चैनलों पर पार्टियों के विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट तौर पर बताना होता है कि तय कार्यक्रम प्रायोजित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 15 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की है। ये नकदी चुनाव प्रचार की शुरुआत के बाद पकड़ी गई है। आयोग के उड़न दस्ते ने करीब 3 लाख बोतल शराब जब्त की। इसकी कीमत 82 लाख रुपए से ज्यादा है। आयोग को शक है कि नकदी और शराब से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हो सकती थी। आयोग ने चुनाव में काले धन के उपयोग को कम करने के लिए केंद्रीय राजस्व सेवाओं के अधिकारियों की टीम बनाई है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। अब उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोट मांग रहे हैं। हरियाणा के सियासी रण में सोमवार को प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नूह में जनसभा को संबोधित किया। सूबे में बीजेपी पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर में जनसभाएं की। वहीं पार्टी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में रोड शो किया। वहीं आईएनएलडी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी प्रचार थमने से पहले उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। क्षेत्रीय पार्टियां हरियाणा जनहित कांग्रेस, हरियाणा जन चेतना पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी ने भी आखिरी वक्त तक जमकर प्रचार किया। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के लिए 15 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। सभी बड़े दल खुद के बलबूते चुनावी समर में दांव आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इन बातों को जानने के लिए राज्यसभा टीवी संवाददाता अखिलेश सुमन ने राज्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वालगत से खास बात की। वालगत साहब, कितना कठिन है इस बार का चुनाव? हमारा टीम्स है, स्पेशली द लीकर बंद करने के लिए आदेश भी हो चुका है और हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, हर एक असेंबली में 3-3 टीम्स हैं, वो भी एक्टिव रहेंगे। इस बार अच्छे तरीके से मतदान हो, इसके लिए क्या खास इंतजाम आपने किया है? हमने सभी 16,357 पोलिंग बूथ्स के अंदर हमने इसको इंश्योर किया है और इसके साथ साथ कुछ अर्बन सेंटर्स में और जहां हमारा कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन भी हम करेंगे। कई बार बूथ पर काफी अनियंत्रित स्थिति हो जाती है, अराजकता की स्थिति हो जाती है। एक तो है वेबकास्टिंग, लाइव वेबकास्टिंग किया, अराउंड 1000 लोकेशन है। इसमें कनेक्टिविटी प्लस सेंसिटिविटी देखते हुए हम लोकेशन चुना है और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमराज भी लगे हुए हैं और वीडियो कैमराज भी हमारे डिप्लॉयड है और डिजिटल कैमराज भी रहेंगे और कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस की हमने उस दिन मोबाइल पार्टी में भी रहेंगे। ऐसी स्थिति आती है कि गांव में या शहर में कुछ मतदाताओं को निकलने नहीं दिया जाता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए जो मूवमेंट पार्टी होती है, मूविंग पार्टीज होती है उस दिन, वो जो स्पेशली दे विल टेक ए बीट ऑफ दोस एरियाज सो दैट जो पोलिंग के बाहर की एक्टिविटीज को, उस एक्टिविटीज को भी हम इसको नजरअंदाज न कर सकते। पोलिंग डे के दिन बदमाशी करने वाले लोगों के लिए मिनिमम और मैक्सिमम सजा का भी कोई प्रावधान है? पोलिंग बूथ जो होता है उसके जो 200 मीटर के अंदर ये रहता है, 144 सेक्शन लगा रहता है, उसमें भी जहाँ भीड़ होना और इस टाइप की एक्टिविटी करना, उसमें भी वायलेशन होता है, उसमें FIR दर्ज किया जाता है। समटाइम्स जो लोग होते हैं वहीं तुरंत आदमी मिलता है, वहाँ अरेस्ट भी किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो कि आपको
आपसे नियंत्रित नहीं हो पा रहा, तो वैसे में किसकी मदद लेते हैं आप? जो स्टेट पुलिस या अलॉन्ग विद द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वी कैन नॉट हैंडल। हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इट इज कॉम्पिटेंट टू हैंडल द सिचुएशंस। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का यह कहना है कि पुलिस और स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इस बात के लिए पूरी तैयार है कि कोई गड़बड़ी होने की संभावना को वे इनकार करेंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अखिलेश सुमन। और हरियाणा में चुनाव आयोग ने 2 करोड़ 85 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। चुनाव कार्यक्रमों के ऐलान के बाद राज्य में 130 किलो से ज्यादा सोना और चांदी भी जब्त की गई है। राज्य से बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई। इसके अलावा 1155 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। वहीं 6300 किलो से ज्यादा मादक द्रव्य भी पकड़े गए। और अब कुछ और अहम खबरें। प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद शशि थरूर ने कहा कि वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हैं। सोमवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शशि थरूर को एआईसीसी के प्रवक्ताओं की सूची से तत्काल हटाने की अनुशासन समिति की सिफारिश मंजूर कर ली। केरल प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने शशि थरूर के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की थी और कुछ दिन पहले एआईसीसी की अनुशासन संबंधी कार्रवाई समिति के पास भेजा गया था। केरल कांग्रेस शशि थरूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर नाराजगी जता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा की बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में बैठक पर रोक लगाने की अर्जी दायर की थी। अर्जी में बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक तय समय सीमा में चुनाव न करा पाने का हवाला दिया गया था और कोर्ट से नवंबर में होने वाली बैठक को गैर कानूनी करार देने की याचिका की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वो 10 नवंबर तक स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी प्रकरण की जांच कर रही जस्टिस मुकुल मुदगल समिति की रिपोर्ट का इंतजार करेगी और उसके बाद ही इस मसले पर कोई फैसला लेगी। खुदरा महंगाई के मोर्चे पर लोगों के लिए अच्छी खबर है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर में 1.34% की कमी आई है। इस महीने खुदरा महंगाई दर 6.46% रही, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 7.8% था। जनवरी 2012 के बाद से ये सबसे कम है। सब्जी और फलों के दामों में गिरावट आई है। मासिक आधार पर सितंबर में खाद्य महंगाई दर 9.35% से घटकर 7.67% पर आ गई है। सब्जियों के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। ग्रामीण इलाकों में शहरों की तुलना में महंगाई के मोर्चे पर ज्यादा राहत मिली है। सितंबर के लिए थोक महंगाई दर के आंकड़े कल जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नॉर्वे दौरे की शुरुआत कल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई है। राजधानी ओस्लो के रॉयल पैलेस में किंग हेरल्ड पंचम ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति नॉर्वे की संसद गए। राष्ट्रपति ने संसद की अतिथि पुस्तिका में लिखा कि भारत के लोग नॉर्वे के लोकतंत्र को बेहतर उदाहरण मानते हैं। नॉर्वे की यात्रा करने वाले प्रणब मुखर्जी भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति के साथ भारी उद्योग राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी गया है। इस दौरे में नॉर्वे से निवेश के साथ तकनीक पर बातचीत होगी। नॉर्वे दुनिया में हाइड्रोकार्बन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत नॉर्वे को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के अहम स्रोत के रूप में भी देख रहा है। राष्ट्रपति ने भारत के कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर खुशी भी जताई। So far Mr. Satyarthi is concerned, he is a well-recognized social activist of long standing. He has received international prizes on earlier occasions, but receiving Nobel Prize is something very big. हांगकांग की सड़कों पर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के उतर आने से शहर के कई हिस्सों में जनजीवन ठप हो गया है। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई नाकाबंदी को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने आज सुबह एक बार फिर से सड़कों पर अवरोधक लगाने का काम शुरू कर दिया। सोमवार को प्रदर्शनकारियों के साथ सरकार समर्थकों की झड़प शांत हो जाने के बाद सुबह के वक्त पुलिस की मौजूदगी भी कम नजर आई। We prepare the new robot to prevent their attack again, and this robot, I think, this is more stronger and more difficult to
more have more defense. इससे पहले हांगकांग पुलिस ने सोमवार को सड़क पर यातायात चालू करने के लिए प्रदर्शनकारियों के कई अवरोधकों को हटा दिया। पुलिस ने बताया कि शहर के मध्य भाग से अवरोधक हटाए गए, जहां सरकारी कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दफ्तर हैं। Police will soon take actions to take down the obstacles at Queensway, at Ewell Street, so as to recover part of the roads for public transport and tram services, but not to clear the protesters. इस बीच चीन सरकार ने एक बार फिर हांगकांग सरकार का समर्थन किया है और ऑक्युपाई सेंट्रल को गैर कानूनी करार दिया। 我对你提及的情况不了解，我要指出的是，中国是法治国家，依法治国。对于违反法律的有关人员，中国司法机关当然要采取。 उधर हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CY ल्यूंग ने जोर देकर कहा है कि 2017 में प्रस्तावित चुनाव के तौर तरीकों पर चीन का रवैया नहीं बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फ्रांस के अर्थशास्त्री जान तिरोल को इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल कमेटी ने तिरोल को बाजार की ताकतों और दिग्गज कंपनियों पर नियंत्रण से जुड़े शोध के लिए सम्मान देने का फैसला किया है। तिरोल के रिसर्च की वजह से बाजार पर किसी एक कंपनी के आधिपत्य से निपटने में सरकारों को मदद मिली है। 61 साल के तिरोल 1981 में MIT से PhD उन्होंने पूरी की। 1984 से 1992 तक वो MIT में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। अर्थशास्त्र में पुरस्कार के ऐलान के साथ ही इस साल नोबेल के सभी पुरस्कारों के ऐलान का काम पूरा हो गया है। Et c'est souvent le cas, puisque les crises, que ce soit les crises de banque ou des crises de dette souveraine, se préparent toujours quand les choses vont bien. Parce que, évidemment, quand les choses vont bien, personne ne veut toucher à quelque chose qui, finalement, n'a pas trop de problèmes. और इंचियोन एशियाई खेलों के पदक विजेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले कल भारतीय ओलंपिक संघ ने सोमवार को इंचियोन एशियाई खेलों के पदक विजेताओं का सम्मान किया। इन खेलों में भारत ने 11 स्वर्ण सहित 57 पदक जीते हैं। खेल मंत्री सरदानंद सोनोवाल ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रेरणादायी करार दिया। उन्होंने कहा कि अब खिलाड़ियों को रियो ओलंपिक पर ध्यान देना चाहिए। सरकार खिलाड़ियों की हर संभव मदद करेगी। साथ ही महिला मुक्केबाज MC मेरी कॉम को मोस्ट वैल्यूड प्लेयर का खिताब दिया गया। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए देकर पुरस्कृत किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश ओडिशा में सामान्य स्थिति बहाल करने का काम जारी। छत्तीसगढ़ झारखंड में बारिश। प्रधानमंत्री आज लेंगे विशाखापट्टनम में हालात का जायजा। सीमा पर पाकिस्तान ने फिर की फायरिंग। पुंछ में 10 चौकियों पर दागे मोर्टार। गृह मंत्री का जवानों को माकूल जवाब देने का निर्देश। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। एनसीपी प्रत्याशी छगन भुजबल का समर्थन करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को पार्टी ने निकाला। गैर मराठियों के खिलाफ बयान पर राज ठाकरे को चुनाव आयोग का नोटिस। और फ्रांस के अर्थशास्त्री जान तिरोल को अर्थशास्त्र का नोबेल। बाजार विश्लेषण और बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण को लेकर शोध पर सम्मान।